एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। तो आज क्लास 10th का हम दूसरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं वन शॉट में, जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो कोई सा भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता क्यों है, पहले वो रीज़न जानते हैं। क्योंकि रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ वाइटल फंक्शन जो हमारे बॉडी में, हर एक इंडिविजुअल के बॉडी में होना ज़रूरी है। जैसे हमारे लिए ज़िंदा रहने के लिए हमारा वाइटल फंक्शन डाइजेशन, एक्सक्रीशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये सब अच्छे से काम करना ज़रूरी है। पर रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ पार्ट जिससे कि एक इंसान ज़िंदा रहने के लिए उसको ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन ज़रूरी है ताकि उसके टाइप के स्पीशीज़ जो है वो सर्वाइव कर सके इन फ्यूचर जनरेशंस, ओके, इन नियर फ्यूचर। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो ज़रूरी इसीलिए होता है ताकि कोई सा भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करे ताकि उनका स्पीशीज़ मेंटेन रहे इस अर्थ पर। सो रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस बस वही है, अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट करना। अब रिप्रोडक्शन में हमें दो चीज़ें पढ़नी है, डीएनए कॉपिंग एंड वेरिएशन। तो रिप्रोडक्शन होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए कॉपी होना। अदरवाइज डीएनए जो है वो दूसरा जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है उसमें कैसे जाएगा। क्योंकि मान लेते हैं हम, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके पास अपना जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, हमें एग्जैक्ट यही कॉपी जो है इसके दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी भेजना है, एग्जैक्ट कॉपी। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक से दो ऑर्गेनिज्म हो गए, क्योंकि नंबर बढ़ा तो हमें एग्जैक्ट यही कॉपी इसके पास, इन दोनों के पास होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे सेम स्पीशीज है। स्पीशीज क्या होता है, जिनमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं सेम होते हैं और वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सके। ठीक है, तो हमें कोई सा भी चेंज नहीं चाहिए डीएनए में, जीन्स में, हमें जेनेटिक मटेरियल में कोई सा भी चेंज नहीं चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसकी एक कॉपी बनाएं। जब हम इसकी एक कॉपी बनाएंगे उसके बाद हम दो में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। समझ में आया? तो इस वजह से हमारे लिए डीएनए कॉपिंग बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है, डीएनए कॉपिंग में या तो मिस्टेक की वजह से या तो रिकॉम्बिनेशन की वजह से वेरिएशंस आते हैं, या तो फिर म्यूटेशन की वजह से। ठीक है, डीएनए कॉपिंग क्यों ज़रूरी होती है? सबसे पहले आते हैं डीएनए कॉपिंग पर। तो डीएनए कॉपिंग हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम एग्जैक्ट जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर पाए। न्यू जनरेशन या ऑफस्प्रिंग्स को, ओके, या फिर ऑफस्प्रिंग्स को हम एग्जैक्ट जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर पाए, इसलिए डीएनए की कॉपी बनना ज़रूरी है। अब डीएनए कॉपिंग के टाइम पर वेरिएशंस आ सकते हैं, और वेरिएशंस किन रीज़न से आ सकते हैं? ईदर बाय मिस्टेक, कुछ मिस्टेक हो गया हो डीएनए कॉपिंग में, या फिर रिकॉम्बिनेशंस हुए, ओके, और थर्ड पार्ट है कोई सा भी म्यूटेशन हुआ। तो इन तीन रीजंस की वजह से डीएनए में वेरिएशंस आ सकते हैं। अगले जनरेशन में या फिर जो भी रिप्रोड्यूस होकर नया ऑर्गेनिज्म बना उनमें वेरिएशंस आ सकते हैं। अब ये वेरिएशंस, ये तो रीजंस है, रीजंस क्यों वेरिएशन प्रोड्यूस हुए, कैसे प्रोड्यूस हुए हैं, ओके, हाउ रीजंस, और हम बोल सकते हैं हाउ वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड। अब हम आते हैं रीजंस पर, ये वेरिएशन ज़रूरी क्यों है, वाई वेरिएशन ज़रूरी क्यों होता है? वेरिएशंस हमेशा ऐसा नहीं कि ज़रूरी है, अगर एग्जैक्ट कॉपी बन गया तो भी इट्स ओके। क्योंकि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें, जैसे बैक्टीरिया वगैरह है, उनमें एग्जैक्ट कॉपी बनता है, एग्जैक्ट उनके जैसे ही अगले बैक्टीरिया बनेगा, अगला जनरेशन बनेगा। पर ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता। ह्यूमंस में हमारे मम्मी पापा से हम अलग दिखते हैं। क्यों? एक रीज़न तो है कि हमारे पास जो सेल है उनमें आधा क्रोमोसोम जो है, हाफ नंबर, ओके, आधा मतलब हाफ नंबर, हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 23 क्रोमोसोम्स मम्मी से आए हुए हैं और 23 क्रोमोसोम्स हमारे पापा से आए हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास दोनों के कॉम्बिनेशन में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसलिए हम एग्जैक्ट उनके जैसे नहीं दिख रहे हैं।
हम में कुछ कैरेक्टर्स मम्मी के जैसे हैं, कुछ कैरेक्टर्स पापा के जैसे होंगे, पर एग्जैक्ट अगर होता पापा का सारा क्रोमोसोम हम में आ जाता तो हम एग्जैक्ट टू सेम पापा जैसे दिखते हैं, और अगर मम्मी के सारे क्रोमोसोम हमारे में आ जाते तो हम एग्जैक्टली मम्मी के जैसे दिखते हैं। बट क्योंकि वहाँ कॉम्बिनेशन हो रहा है इसलिए हम में कुछ कैरेक्टर्स उनके जैसे हैं, बट हमारे पास एक अलग कॉम्बिनेशन है, ठीक है, हम अलग हैं उनसे। अब आते हैं ये अलग या फिर ये वेरिएशंस जो हमारे पास यहाँ पर आया है, ये ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है ताकि ये कभी भी अगर कोई सा भी ऐसा अचानक से अब्रप्ट कोई एडवर्स सा सिचुएशन आ जाए, क्योंकि ठीक है, कभी भी ऐसा कुछ कंडीशन हो जो कि बहुत एडवर्स हो, जहाँ पर सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जिनके पास वेरिएशन है, जिनके पास वेरिएशन बाकी लोगों से जो अलग है, उनके पास एक चांस होता है सर्वाइवल का, एक एडवांटेज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स है, या फिर हम एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मानते ले लेते हैं कि हमारे पास बैक्टीरिया के कॉलोनीज है, ठीक है, बैक्टीरिया कॉलोनीज में ग्रो करते हैं। जैसे हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग एक एरिया में रहते हैं, जैसे हम एक कंट्री बोल सकते हैं, हम एक सोसाइटी बोल सकते हैं, हम लोग ऐसे रहते हैं, तो बैक्टीरिया को बोला जाता है बैक्टीरिया के कॉलोनीज। बैक्टीरिया के कॉलोनीज मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया आसपास ग्रो कर रहे होंगे, तो इसको हम बोल देंगे दिस इज अ बैक्टीरियल कॉलोनी, ठीक है। मान लेते हैं इस बैक्टीरियल कॉलोनी में मैक्सिमम बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस पर ही ग्रो करते हैं। उनका एक रेंज, टेम्परेचर रेंज है। हर एक ऑर्गेनिज्म का अपने सर्वाइवल के लिए, अपना जो भी फंक्शंस, लाइफ फंक्शन परफॉर्म करना, उसके लिए एक टेम्परेचर रेंज होता है। उससे बाहर भी वो उनका थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइवल, और उनके मतलब हायर डिग्री पर भी जाने पे मुश्किल हो जाएगा और लोअर डिग्री पर भी जाने में मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम मानते हैं यहाँ पर हमारे पास जो बैक्टीरिया 25 से 35 डिग्रीज में सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे बेस्ट, अगर इनको इनके अंदर टेम्परेचर मिला, 35 से थोड़ा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे 36 37 तो हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, बट स्टिल काम चल जाएगा। 25 से 24 23 पर ले आएंगे, थोड़ा सा चल जाएगा। बट अगर अब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री या 80 डिग्री, तो इनमें से मैक्सिमम बैक्टीरिया मर जाएंगे। बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इतने हाई टेम्परेचर पर, क्योंकि ये इनका अच्छा टेम्परेचर रेंज है जिसमें ये अपना फंक्शन बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ थोड़ा सा आगे पीछे होने पे थोड़ा फंक्शन इफेक्ट होगा, बट ऐसा नहीं कि सारे मर जाएंगे, पर इस टेम्परेचर पर नहीं सर्वाइव करेगा। अब इनमें से किसी एक बैक्टीरिया, मान लेते हैं हम उसको वाइट से ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं ये दो बैक्टीरिया जो हमने वाइट से ड्रॉ किया, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अगर ये दो बैक्टीरिया है, इनमें कुछ म्यूटेशंस हो गए हैं, ठीक है, बैक्टीरिया में मोस्टली म्यूटेशन होता है या फिर मिस्टेक इन डीएनए कॉपिंग होती है, रिकॉम्बिनेशन इनमें नहीं हो सकता है। अब या तो म्यूटेशन हुआ है इनकी जेनेटिक मटेरियल में, या कोई मिस्टेक हो गई है डीएनए कॉपिंग में, जिसकी वजह से इनमें एक अलग टाइप का वेरिएशन आ चुका है। अब हो सकता है कि देयर इज अ चांस, ओके, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि होगा ही, देयर इज अ चांस कि हो सकता है इनमें कुछ ऐसे म्यूटेशन हुए हो जो कि इनको फेवर करे इस टेम्परेचर पर भी सर्वाइव करने पर। अगर ये फेवर हो जाएंगे, अगर इनके म्यूटेशंस इनको फेवर कर देंगे, तो अगला हम जो बैक्टीरियल कॉलोनी बनाएंगे उसमें सिर्फ ये दो बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। हमारा ये जो बैक्टीरियल कॉलोनी यहाँ पर है, इसमें सिर्फ दो बैक्टीरिया ही जिंदा रहेंगे, बाकी सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। अब क्योंकि ये दो बैक्टीरिया सिर्फ जिंदा रहे हैं, तो जब इनमें आगे रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल होता है, तो एक ही पेरेंट चाहिए, दो पेरेंट्स नहीं चाहिए इनमें। ये आगे अगर हम मान लेते हैं सिर्फ एक ही बैक्टीरिया रह गया, दो को हटा देते हैं, सिर्फ एक ही बैक्टीरिया है, सिर्फ एक बैक्टीरिया है जिनमें एक वेरिएशन आया हुआ था। अब क्योंकि इस वेरिएशन की वजह से इन्हें एक एडवांटेज मिला है, जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर पा रहे हैं 60 to 80 डिग्री पर। अब ये बैक्टीरिया अपने जैसे ही बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करेगा, तो जब इनमें अपने जैसे ही बैक्टीरिया यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, तो अब जो हमारे पास कॉलोनीज मिलेंगे वो ऐसे ही मिलेंगे इनके जैसे वेरिएशन वाले, देयर इज अ चांस, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस टाइप के स्पीशीज का इनका नंबर बढ़ने लगेगा, ये ज़्यादा सर्वाइव करने लगेंगे। तो जो सर्वाइव कर रहे हैं वो अपने जैसों का नंबर बढ़ाएंगे, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं हम क्या ढूंढते हैं, हमें अपने जैसे लोग चाहिए, हमें फेमिलियर लोग के साथ हम कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर हम चले गए कहीं पर
दूसरे कंट्री में, दूसरे कॉन्टिनेंट में, तो वहाँ थोड़ा सा एक अनकंफर्टेबल सा फील होगा। रादर जब हम अपने घर में रहते हैं या अपने लोगों के, अपने फ्रेंड्स के बीच में रहते हैं, क्योंकि हमारे जैसे है, बोलना, थॉट प्रोसेस सब कुछ हमारे जैसा सिमिलर है, तो वहाँ पर एक कंफर्ट होता है। तो इनको भी चाहिए कि हम अपने जैसों के साथ रहें, अपने जैसों के सराउंडिंग में रहें। तो ये जो भी होंगे अपने जैसे ही और ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे, ठीक है। तो वेरिएशन होने के रीजंस ये मतलब कैसे होते हैं वो ये है, कैसे कैसे हो सकते हैं, तीन वजह से। और रीज़न क्या है कि इनको एक एडेड एडवांटेज मिल सकता है अगर कभी ऐसा एडवर्स सिचुएशन आया। तो अगर हमने ये टेम्परेचर नहीं बढ़ाया होता तो हमें नहीं पता चलता कि भाई इसमें एक बैक्टीरिया ऐसा है जो कि इस टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकता है। बट अगर ऐसा सिचुएशन आया तो ही हमें पता चला। तो और देयर इज अ चांस, देयर इज नॉट अ गारंटी, इसीलिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट होता है। मूविंग ऑन, अब हम स्टार्ट करते हैं हाउ रिप्रोडक्शन इज डन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले एक तरीका है, हम यहाँ पर बहुत सारे तरीके पढ़ने वाले हैं, उनमें से एक तरीका है फिजन। फिजन मीन्स टूटना। यहाँ पर दो में टूट सकते हैं, मल्टीपल में टूट सकते हैं, ठीक है। फिजन का मेन मीनिंग होता है टूटना। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो है ये जब भी अपना रिप्रोडक्शन करेंगे, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खासियत यह है कि इनको सिर्फ एक ही पेरेंट चाहिए, इनमें दो पेरेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, इनमें रिप्रोडक्शन एक पेरेंट से हो सकता है। मतलब एक सिंगल सेल है वो अगला मेनी जनरेशन्स बनाने के लिए केपेबल है, यहाँ पर दो पेरेंट्स नहीं चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं फिजन की, तो इसमें हमारे पास सबसे बढ़िया एक एग्जाम्पल आता है, दैट इज अमीबा। फिजन मतलब टूटना, ब्रेकिंग। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है वो टूट कर होता है, एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने टुकड़े बनाएगा, ठीक है। अब अमीबा जो है उनमें बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। अमीबा में कैसा होता है फिजन? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब टू। सो अमीबा जब भी टूटेगा तो एक अमीबा दो ऑर्गेनिजम्स में टूटेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन अमीबा, ठीक है, ये न्यूक्लियस। तो अमीबा क्या होगा, दो ऑर्गेनिजम्स में टूटेगा और अपने जैसे ही दो अमीबा बनाएगा। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ दो में टूटा इसलिए हमने बोला बाइनरी, और टूट रहा है तो फिजन, ठीक है, बाइनरी फिजन। अब इनके जैसा हो सकता है यहाँ पर हमारे पास अमीबा में जो होता है वो एक टाइप का बाइनरी फिजन होता है। यहाँ पर इनका क्योंकि कोई शेप डिफाइंड नहीं है तो हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि ये लॉन्गिट्यूडनली कर रहे हैं या हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, ऐसा हम कुछ नहीं बोलते हैं। हम नॉर्मली बाइनरी फिजन बोलते हैं क्योंकि अमीबा का कोई शेप नहीं है। अब अगर हमारे पास लेशमानिया है, दिस इज एन लेशमानिया, ठीक है, ये एग्जाम्पल है लेशमानिया। लेशमानिया एक ऑर्गेनिज्म है जो कि एक डिजीज कॉज करता है, दैट इज नोन एज काला अजार, ठीक है। ये डिजीज होता है लेशमानिया से, उस डिजीज का नाम है काला अजार, इसे दमदम फीवर करके भी कहते हैं। अब ये लेशमानिया जो है ये भी बाइनरी फिजन करता है, मतलब लेशमानिया भी अगर रिप्रोडक्शन करेगा तो फिजन करके करेगा और दो में टूटेगा। पर यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है, ठीक है, लेंथ वाइज। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ये बाइनरी फिजन तो कर रहा है लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन करेगा, ओके। अमीबा भी बाइनरी फिजन कर रहा है, बट क्योंकि अमीबा का कोई शेप डिफाइंड नहीं है तो हम वहाँ कोई डायरेक्शन नहीं बोल रहे हैं। बट क्योंकि लेशमानिया का एक लॉन्गिट्यूडनल, एक लेंथ वाइज ऐसा शेप डिफाइंड है, तो ये जब भी टूटता है तो इस तरीके से टूटता है दो लेशमानिया में, यहाँ से ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं इनमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम मल्टीपल फिजन। सब कुछ फिजन का ही एग्जाम्पल चल रहा है अभी तक, ओके। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल हमारे पास है प्लाज्मोडियम। व्हाट इज प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम जो होता है वो मलेरिया कॉज करता है। हम अभी तक क्या जानते थे, मलेरिया मच्छर से होता है, नहीं,
मच्छर कैरी करता है प्लाज्मोडियम को, और प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में जाके हमको मलेरिया कॉज करवाता है। ओके, अब इस प्लाज्मोडियम का रिप्रोडक्शन कैसे होता है हमारे ब्लड में? तो प्लाज्मोडियम जो है वो दोनों तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, पर हमारे अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। प्लाज्मोडियम कैसे क्या करेगा, मान लेते हैं ये एक प्लाज्मोडियम है, ठीक है, छोटा सा दिखता नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, बट हमने यहाँ पर थोड़ा बड़ा बनाया। प्लाज्मोडियम है, यहाँ पर ये प्लाज्मोडियम जो है इनमें पहले प्रॉपर न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ठीक है। तो एक यहाँ पर इनका न्यूक्लियस से मल्टीपल यहाँ पर इस तरीके से डिवीजन होगा, बहुत सारे बन गए न्यूक्लियस। अब इसके बाद इनके अराउंड सेल्स बनेंगे, मेम्ब्रेन्स बनेंगे, सेल मेम्ब्रेन्स बनेंगे। जब इनमें मेम्ब्रेन्स बने हैं, इसके बाद ये फाइनली ये भी फिजन मतलब टूटेगा, तो ये यहाँ पर ये बर्स्ट ओपन होगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर मल्टीपल प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में आ जाएंगे। इस तरीके से हमारे अंदर ये रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, बट हमारे अंदर इस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, हमारे ब्लड में जाएगा, हमारे ब्लड में जाकर ये क्या करता है, यहाँ पर हमारे ब्लड के थ्रू हमारे लिवर में जाएगा, हमारे आरबीसीज में एंटर करेगा, वहाँ पर ये पहले अपना नंबर बढ़ाएगा और उसके बाद जब फिजन होगा, जब टूटेगा, जब बर्स्ट ओपन होगा, तो ये बहुत सारे प्लाज्मोडियम रिलीज करेगा, फिर ये और ज़्यादा ब्लड में फैल करके इन्फेक्शन बढ़ाएंगे। ओके, नेक्स्ट फ्रैगमेंटेशन पर आते हैं। फ्रैगमेंटेशन जो होता है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में है, ठीक है। अभी फ्रैगमेंटेशन की बात आ गई तो यहाँ पर हम बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर। अब फ्रैगमेंटेशन जो हो रहा है ये होता है स्पाइरोगायरा में, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में क्या होता है, ये भी टूटते हैं, बट क्योंकि वो यूनिसेल्यूलर में हम फिजन हमने रख दिया, तो मल्टी सेल्यूलर भी अगर टूटेंगे तो हम वहाँ बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर भी ये टूट करके इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस, smaller parts, and each part give rise to a new organism. Each part is हम बोल सकते हैं a new organism. ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम रीजनरेशन पर। देखो ये जो डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है ये एक ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, इनको फ्लैटवर्म्स, कॉमनली फ्लैटवर्म्स कहते हैं क्योंकि ये फ्लैट होते हैं, ऐसे चपटे होते हैं, ठीक है, रिबन लाइक होते हैं। तो ये प्लेनेरिया जो है ये रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। अगर हम बोले रीजनरेशन मीन्स क्या होता है, कोई सा भी पार्ट कटा हुआ हो या टूटा हुआ है वो वापस से बन जाएगा। जैसे हमारे बॉडी के अंदर लिवर के पास रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, अगर लिवर को कट कर दिया जाए तो वापस से वो उसी सेम टू सेम उसी फंक्शनली और स्ट्रक्चरली उसी शेप में वापस आ जाएगा, ठीक है, ग्रो कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं रीजनरेशन कैपेसिटी। पर यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो प्लेनेरिया के पास रीजनरेशन कैपेसिटी है कि वापस से हर एक पार्ट इसका एक नया प्लेनेरिया बना देगा। तो हमें क्या मतलब है, हमने क्या बोला, रिप्रोडक्शन, जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है, हमने कितने भी पार्ट्स में प्लेनेरिया को कट कर दिया वो एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे रहा है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आधे में ही रह जा रहा है, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, नहीं, वो पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। समझ में आया? जैसे छिपकली होती है, छिपकली की जब पूंछ कट जाती है तो उसके जो पूंछ होता है वो वापस से ग्रो करता है ना। तो इसी तरीके से प्लेनेरिया में, अब छिपकली को बाकी पार्ट्स में हम काटेंगे तो नहीं ग्रो करेगा, सिर्फ उसके पूंछ जो होता है, टेल पार्ट होता है, वो ग्रो करता है। बट प्लेनेरिया को हम कितने भी पार्ट्स में कट कर दे वो हर एक पार्ट नया प्लेनेरिया बना सकता है। इसी को हम कहते हैं यहाँ पर रीजनरेशन जो हो रहा है
वो कॉजेज रिप्रोडक्शन इन प्लेनेरिया। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो प्लेनेरिया है, और इसको देखो इस तरीके से हमने 3 पार्ट्स में कट किए, ये एक पार्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो 3 पार्ट्स हमने कट कर दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें तीनों पार्ट से एक नया नया ऑर्गेनिज्म मिल रहा है। नेक्स्ट बडिंग। बडिंग हमें देखने को मिलता है हाइड्रा में। हाइड्रा भी एक ऑर्गेनिज्म है, वाटर में रहता है, एक्वेटिक है। ठीक है, अब हाइड्रा में क्या होता है, इस तरीके का हाइड्रा हमारे पास होता है, इनमें टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, ये अटैच्ड होता है सबस्ट्रेटम से, मतलब किसी रॉक से अटैच्ड होगा पानी के अंदर। ये होते हैं इसके टेंटिकल्स, जिससे ये अपना खाना पकड़ता है, कैप्चर करता है फूड वगैरह। अब इस हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में होती है बडिंग। हाइड्रा में बडिंग मतलब बड मतलब कली, तो यहाँ पर बडिंग होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, एक नया हाइड्रा का इस तरीके से बड बनना शुरू होगा। ये धीरे धीरे ग्रो करके, जैसे ये हमारा पेरेंट हाइड्रा है, यहाँ पर ये जो बड बन रहा है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, और फाइनली यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक तो ये पेरेंट हाइड्रा है, और यहाँ पर हमें एक नया हाइड्रा मिल जाएगा। समझ में आया? तो बडिंग मतलब, बड मतलब कली, तो एक स्टार्ट में ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे एक प्लांट में कली है, एंड देन उस बड का ग्रोथ हो रहा है, और यहाँ पर फिर एक नया हमें मिल गया। तो एक पेरेंट से हमें एक और ऑर्गेनिज्म मिला, मतलब रिप्रोडक्शन हुआ है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होते हैं ये प्लांट्स में होते हैं। प्लांट्स हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं क्योंकि उनमें फ्लावर बनते हैं, पर प्लांट्स में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है। ये हमने जितने अभी तक पढ़े ना, सब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, क्योंकि हर जगह सिर्फ एक पेरेंट चाहिए। हमने कहीं भी यहाँ पर 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा है, तो जहाँ पर भी एक पेरेंट है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। प्लांट्स में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ऑल्दो प्लांट्स के पास सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है। अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स के कुछ पार्ट्स ऑफ प्लांट गिव राइजेस या गिव्स राइज टू अनदर प्लांट या अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेम स्पीशीज, ओके, स्पीशीज डिफरेंट नहीं होगा। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, जैसे कौन कौन से पार्ट्स, रूट्स, स्टेम हो सकता है, लीव्स हो सकते हैं, रूट्स हो सकता है, स्टेम से हो सकता है, लीव से हो सकता है। रूट से कैसे होगा, जैसे हमने देखा कैरेट हो गया हमारे पास, उसमें अगर हम कैरेट को जमीन में लगा देते हैं सॉइल में, एक नया कैरेट प्लांट आ सकता है। ठीक है, स्टेम जैसे शुगर केन में होता है, रोज में हो सकता है। शुगर केन का हम अगर स्टेम काट के उसको सॉइल में लगा दें तो एक नया शुगर केन का प्लांट उससे निकल जाएगा। ठीक है, लीव्स में एग्जाम्पल हमारे पास है ब्रायोफिलम। ये नया नाम सुनने को मिल रहा होगा, बट क्या होता है, एक डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, जैसे ये एक ब्रायोफिलम का लीफ है, यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे बड्स निकलते हैं। इस तरीके से ऐसे ऐसे। अब जब तक तो ये प्लांट पर है तब तक ठीक है, जैसे लीफ गिरा सॉइल में, क्योंकि ये सॉइल के कांटेक्ट में ये इस तरीके से पार्ट्स आ रहे हैं और वहाँ पर मॉइस्चर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो इससे एक नया ब्रायोफिलम का प्लांट धीरे धीरे बनना शुरू होगा। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं, लीफ से भी रिप्रोडक्शन हो सकता है, सब में नहीं, कुछ प्लांट्स में। जैसे एक एग्जाम्पल हमारे पास है ब्रायोफिलम का, दिस इज अ ब्रायोफिलम लीफ। ठीक है, नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो होता है ये है हमारा फंगाई में। एग्जाम्पल इस एक फंगाई का है हमारे पास, राइजोपस। सो ये जो डायग्राम बना हुआ है ये राइजोपस का है। ये
आपके बोर्ड में एग्जाम में आया हुआ है कि एक राइजोपस का डायग्राम बनाना है, उसमें से हमें शो करना है कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कौन सा नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, तो क्या होता है कि ये जो है, ये पार्ट जो है, ये काइंड ऑफ रूट को रिजेंबल करता है। ओके, रिजेंबल कर रहा है क्योंकि ये नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है। ये हमारा जो हो गया थ्रेड लाइक, यहाँ पर बनता है हमारा हाइफे। हाइफे। अब क्या हो रहा है, ये जो बल्ब लाइक पार्ट है, ये जो फूला हुआ बल्जिंग पार्ट है, इसको एनसीईआरटी ने लिखा है ब्लॉब ऑन अ स्टिक। ब्लॉब मतलब फूला हुआ पार्ट, और ये स्टिक के जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर हाइफे का नेटवर्क पूरा रहता है जाल की तरह, और ये जो ब्लॉब ऑन द स्टिक है, इसके अंदर स्पोर्स होते हैं इस तरीके से। अब जब यहाँ से स्पोर्स निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, ये भी फटेगा, और जो स्पोर्स निकलेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर बगल में एक सबस्ट्रेटम है हमारे पास, यहाँ पर आके ये स्पोर्स गिरे। सबस्ट्रेटम मतलब कोई सा भी ऐसा चीज जो उसको सपोर्ट दे रहा है ग्रो करने के लिए। ठीक है, सबस्ट्रेटम मतलब एक सपोर्ट। जैसे हम क्या जानते हैं कि ये जो फंगस ग्रोथ होता है ये ब्रेड में होता है, एनसीईआरटी ने भी लिखा है ब्रेड में होता है। ब्रेड में हमें कई बार ग्रीनिश कलर का या ब्राउनिश कलर का दिखता है, यूजुअली रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ब्रेड में मानते हैं फंगस का ग्रोथ होना शुरू हुआ, राइजोपस का। अब वहाँ से जो स्पोर्स निकलेंगे वो उसके नीचे वाले लेयर में या बगल वाले लेयर में कहीं पर भी गिरते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर से एक फिर नया बनना शुरू हो जाएगा हमारे पास हाइफे का नेटवर्क, और यहाँ पर फिर से हमारे पास बनेगा ब्लॉब ऑन द स्टिक स्ट्रक्चर, और यहाँ पर वापस से स्पोर्स जर्मिनेट होंगे। ये अलग अलग कलर का मैंने बस बनाया, कोई अलग स्पीशीज नहीं, कुछ नहीं है, बस कलर अलग हो गया। ओके, यहाँ से स्पोर्स आए और वापस से ये स्पोर्स जहाँ पर गिरे, अगर वो जर्मिनेट हो गए, जर्मिनेट होने के लिए कंडीशंस क्या क्या चाहिए स्पोर्स को, ये हमारे पास है स्पोर्स, और स्पोर्स के जर्मिनेशन के लिए कंडीशन होते हैं। ऐसे ही नहीं कहीं पर भी ये जर्मिनेट कर जाएगा, उग जाएगा। जर्मिनेशन के लिए कंडीशन है, इनको वाटर या मॉइस्चर मिलना चाहिए। हम पूछेंगे ब्रेड में कहाँ वाटर होता है, बट मॉइस्चर तो हवा में है ना, हवा में मॉइस्चर है, वो टच हो रहा है ब्रेड के सरफेस से, तो हल्का फुल्का मॉइस्चर होगा। ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी जहाँ पर भी मिली, मतलब ह्यूमिडिटी मतलब टेम्परेचर भी हाई है और वहाँ पर हल्का सा मॉइस्चर भी है, तो हम कह सकते हैं ह्यूमिडिटी की जगह पर हम बोल सकते हैं सूटेबल टेम्परेचर। ठीक है, अगर हमने वाटर लिख ही लिया है तो फिर हम यहाँ बोल देते हैं सूटेबल टेम्परेचर फॉर ग्रोथ। दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं क्या, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिड वेदर होना मतलब गर्मी भी है पर मॉइस्चर भी है। एक होता है ड्राई वेदर, जैसे मई जून के टाइम पर, यूजुअली मई के टाइम पे ड्राई होता है, जो हवा में मॉइस्चर नहीं है, बिल्कुल हर कुछ ड्राई हो रहा है, जैसे अगर हम पानी डालेंगे तो वो तुरंत ड्राई हो जाएगा पर गर्मी है। एक होता है ह्यूमिड वेदर जो अगस्त सितंबर के आसपास होता है, जहाँ पर एटमॉस्फेयर में हमारे पास मॉइस्चर भी है लेकिन गर्मी भी बहुत है। तो ह्यूमिडिटी का मतलब मॉइस्चर भी होगा और टेम्परेचर भी हाई होगा। तो यहाँ पर भी सूटेबल टेम्परेचर इनके लिए, जो भी इनके ग्रोथ के लिए, ऐसा नहीं कि हाई टेम्परेचर मतलब हम 80 डिग्री बोल दें, ठीक है, इसलिए हमने सूटेबल लिखा। सूटेबल टेम्परेचर फंगस के ग्रोथ के लिए जो भी चाहिए होगा, प्लस इनको मॉइस्चर चाहिए। मॉइस्चर ब्रेड में है, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है। अब समझ में आया, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर ग्रोथ हो जाता है स्पोर्स का। और एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर ब्रेड पर ही क्यों ग्रो करता है, ऐसा क्या कंडीशन है जिसमें ब्रेड पर ही ग्रो कर रहा है, और कौन से कंडीशंस में वो ग्रो नहीं करेगा फंगस। तो इनको अगर प्रॉपर मॉइस्चर और प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिला तो वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, फंगस ऐसा नहीं है सिर्फ ब्रेड पर ग्रो करता है। हमने यहाँ पर एक स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल लिया, फंगस हमें भी इफेक्ट करता है, हमें भी डिजीज कॉज करता है, ह्यूमंस में भी। ठीक है, फंगाई के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ जेनरा होते हैं जो हमारे अंदर भी, ह्यूमंस में भी मतलब एक इचिंग टाइप, रैशेज, इचिंग जो कॉज करते हैं ना, वो फंगस करते हैं। कब करते हैं, जब वहाँ पर ह्यूमिडिटी मिलेगी, जब टेम्परेचर मिल जाएगा उनको सूटेबल, और जब मॉइस्चर मिल जाएगा। ओके, फिर आते हैं टिश्यू कल्चर पर। टिश्यू कल्चर एक छोटा सा टॉपिक है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, टिश्यू कल्चर में हम करवाते हैं स्टार्टिंग में लैब में ग्रोथ, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ी बच्चा का जन्म हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब हमने टेस्ट ट्यूब में जाइगोट फॉर्म करवाया है,
फर्टिलाइजेशन हमने लैब में करवाया है, ओके, बट उसको वापस से यूट्रस में हम इम्प्लांट कर रहे हैं और ग्रोथ वहीं पर होगा। तो टिश्यू कल्चर में भी यहाँ पर क्या होता है, हम स्टार्टिंग में ये हमारे पास मान लेते हैं पेट्री डिश है, यहाँ पर हम कुछ सूटेबल एनवायरनमेंट देते हैं, सूटेबल न्यूट्रिशंस देते हैं, जिसकी वजह से एक बडिंग होती है या एक छोटा सा सीडलिंग बन सकता है, बिल्कुल थोड़ा सा ग्रोथ होगा प्लांट में, ओके। इसके बाद फाइनली हम इसे जाकर सॉइल में प्लांट कर देंगे और यहाँ पर ग्रोथ होने वाला है। तो टिश्यू कल्चर कैसे हो सकता है, मान लेते हैं ये हमारा एक प्लांट है, ये हमारा एक प्लांट है जिसके ये वाले सेल्स जो होते हैं ना, मेरिस्टेमेटिक सेल, ये हाई मतलब डिवीजन कैपेसिटी रखते हैं। तो हमने क्या किया, इस प्लांट से ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स निकाला और मेरिस्टेमेटिक सेल्स को हम डाल दे रहे हैं अपने पेट्री डिश में या फिर जो ग्रोइंग मीडियम है उसमें, और यहाँ पर हम इसे प्रॉपर सब कुछ खाना पानी टेम्परेचर सनलाइट सब प्रोवाइड कर रहे हैं इनकी ग्रोथ के लिए। तो जैसे थोड़े से ग्रो हुए फिर हमने इनको सॉइल में प्लांट कर दिया और फिर यहाँ पर ये पेड़ बनेगा या प्लांट बनेंगे जो भी, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होता है एग्जैक्टली उसी टाइप से हम प्लांट में करते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन खत्म हो चुका है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मेन हमें क्या याद रखना है, हमारे पास यहाँ पर दो पेरेंट्स होंगे, दो पेरेंट्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब इनमें से एक पेरेंट जो है वो बनाएगा मेल गैमेट, दूसरा पेरेंट बनाएगा फीमेल गैमेट। दो पेरेंट्स क्यों चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर एक पेरेंट से मिल रहा है मेल गैमेट और दूसरे पेरेंट से मिल रहा है फीमेल गैमेट। और जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा हम इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है। अब ये फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद हमें क्या मिला, जाइगोट, और जाइगोट जो डेवलप होगा एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, जिस भी ऑर्गेनिज्म के मेल और फीमेल गैमेट्स थे वो बन जाएगा। प्लांट्स के थे तो प्लांट बनेगा, ह्यूमंस के थे तो ह्यूमन बनेगा, कैट डॉग काउ जिसके भी थे वही ऑर्गेनिज्म बनने वाला है, ओके। अब मेल गैमेट जो होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ मेल पेरेंट जो है वो उसमें होता है। तो मेल गैमेट कंसिस्ट ऑफ 50% ऑफ क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल ऑफ द मेल पेरेंट, और फीमेल गैमेट के पास क्या होता है 50% ऑफ क्रोमोसोम ऑफ फीमेल पेरेंट, ठीक है। और ये क्रोमोसोम्स जो बन रहे हैं हमारे मेल और फीमेल पेरेंट के हाफ क्रोमोसोम्स जो आए हैं मेल और फीमेल गैमेट में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मियोसिस। ठीक है, मियोसिस इज द प्रोसेस, मियोसिस इज द प्रोसेस जिसके वजह से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनता है, जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हर पेरेंट के। जैसे जो मेल पेरेंट है उसके पास अपना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस की एग्जांपल लेते हैं तो ह्यूमंस में हमारे पास 46 क्रोमोसोम है सेल में, 46 का हाफ 23 क्रोमोसोम मेल गैमेट में जाएगा फ्रॉम द मेल पेरेंट, और 23 क्रोमोसोम्स फीमेल पेरेंट के बॉडी से फीमेल गैमीट में जाएगा, ठीक है। फाइनली जब 50-50 को हम फ्यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ 100% बन गया, और जो जाइगोट होगा जैसे जो ह्यूमन बीइंग आएगा जाइगोट, उसमें पूरा रीस्टोर हो जाएगा नंबर। तो हमने पहले यहाँ हाफ किया, बाद में हमने नंबर को रीस्टोर किया है। क्यों रीस्टोर करना ज़रूरी है, ताकि सेम टाइप ऑफ स्पीशीज़ बने। स्पीशीज़ डिफरेंट नहीं होना चाहिए रिप्रोडक्शन में, क्योंकि रिप्रोडक्शन का मेन मकसद ही यही अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स बनाना है, अपने जैसे स्पीशीज़ बनाना है, दूसरा स्पीशीज़ नहीं बनाना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पर।
प्लांट्स में जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि प्लांट्स में भी एक मेल पेरेंट होगा और एक फीमेल पेरेंट होंगे, या फिर कोई पार्ट ऐसा होगा जो मेल गैमेट बनाएगा, कोई पार्ट ऐसा होगा जो फीमेल गैमेट बनाएगा। हमें एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट चाहिए ही चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट नहीं चाहिए थी, पर हमें यहाँ पर गैमेट्स चाहिए। तो अब प्लांट्स में दो टाइप के फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ओके, तो हमारे पास फ्लावर is a reproductive part of plant. अब ये फ्लावर्स जो है दो टाइप के हो सकते हैं, ईदर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। नाउ यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक टाइप का इसमें सेक्सुअल गैमीट या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए एक टाइप का गैमीट बनेगा, एक टाइप का सेक्स है इसमें, जैसे मेल और फीमेल। ठीक है, तो ईदर मेल, यूनिसेक्सुअल में ईदर मेल और फीमेल। पार्ट्स होंगे। बट अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ तो यहाँ पर बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स होंगे एक ही फ्लावर में। इन सेम फ्लावर। ठीक है, समझ में आया? तो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, हम बाइसेक्सुअल फ्लावर को लेकर चल रहे हैं, हमने सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक फ्लावर में एक्सप्लेन कर देंगे और वहाँ से फिर हम आगे प्रोसेस पर चलेंगे कि कैसे गैमेट्स का फ्यूजन होता है, कहाँ से गैमेट्स आते हैं, किस तरीके से आगे डायरेक्शन में मूव करेंगे और फाइनली हमारा जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज द सीड एंड द फ्रूट, वो कैसे बनेगा। ओके, सो हम आ जाते हैं एक बाइसेक्सुअल फ्लावर पर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर को अगर हम बनाएं, ये हमारा एक फ्लावर का एग्जाम्पल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का। दिस इज सेपल, ये हमें पता है, जो ग्रीन कलर की हमें ऐसे जब बड रहता है, जब कली रहती है तो उसको क्लोज करके, फ्लावर को क्लोज करके रखता है, फिर बाद में वो ओपन होता है, तो ग्रीन कलर सेपल। ये हमें पता है, जो कलरफुल पार्ट होता है दैट इज द पेटल। ये जो पार्ट है ये ऐसे स्टॉक लाइक प्रोसेस है, ये हम कहते हैं फिलामेंट है, एंड दिस इज एंथर। फिलामेंट और एंथर मिला के बनाते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम किसको कहते हैं? एंड्रोशियम इज द ग्रुप ऑफ स्टेमन। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर इनको स्टेमन कह देते हैं। ठीक है, दिस इज स्टेमन, और स्टेमन का ग्रुप को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। अब हम आ जाते हैं फीमेल पार्ट पे। फीमेल पार्ट में दिस इज ओवरी, दिस इज स्टाइल, ये जो प्रोसेस है, और ये जो पार्ट है दिस इज स्टिग्मा। तो फीमेल में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी कंस्टिट्यूट करते हैं कार्पल या फिर पिस्टिल, और इनके वर्ल्ड को या फिर ग्रुप को हम कहते हैं गाइनोशियम। ओके,
अब हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एंथर है, इस एंथर में बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स के अंदर होता है मेल गैमेट, और हमारे पास यहाँ ओवरी में होते हैं ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर बनता है फीमेल गैमेट। ओके, सो फीमेल गैमेट यहाँ है, मेल गैमेट यहाँ पर बन रहा है। अब ये ट्रांसफर कैसे हो रहा है, क्या होता है, जब भी एंथर फटता है या एंथर का डेहिसेंस होता है तो उनमें से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। ओके, एंथर में डेहिसेंस हुआ, एंथर में डेहिसेंस हुआ, यहाँ पर से इनके पास पॉलन ग्रेन्स थे, ये फटा और पॉलन ग्रेन्स बाहर। अब पॉलन ग्रेन्स जब बाहर आ रहे हैं तो हो सकता है बाय विंड या कोई इंसेक्ट आकर यहाँ पर टच किया, यहाँ पर बैठा, फिर यहाँ पर बैठ गया, बाय एनी मीन्स, या तो विंड से हो सकता है या तो इंसेक्ट के या कोई एनिमल, किसी भी तरीके से बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट की वजह से क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जा रहा है ऑन टू स्टिग्मा। तो जब ये प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इन विच द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा ऑफ एनी प्लांट, ठीक है, उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। यहाँ कोई स्पीशीज का ऐसा कुछ नहीं है कि सेम स्पीशीज होना चाहिए, डिफरेंट स्पीशीज। पॉलिनेशन मतलब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहा है टू द स्टिग्मा, सिंपल। निकल कहाँ से रहा है, एंथर से स्टिग्मा पर जाके लैंड कर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। होने का ये किसी भी एजेंट से हो सकता है, या तो कोई बर्ड्स हो, इंसेक्ट हो, एनिमल हो, उनके थ्रू जा रहा है, या तो विंड के थ्रू जा रहा है, या कुछ प्लांट्स में बहुत रेयर है बट वाटर के थ्रू भी जा सकता है, जो एक्वेटिक होते हैं मोस्टली, बट ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है। वाटर पॉलिनेशन बहुत रेयर केस होता है, बहुत कम। ओके, मोस्टली या तो विंड से होगा या तो कोई बायोटिक कंपोनेंट से होंगे। बायोटिक कंपोनेंट मतलब जो लिविंग होते हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, वो सारे। अब पॉलन ग्रेन यहाँ पर लैंड कर चुका है, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब हम देखेंगे पॉलिनेशन के बाद वाले इवेंट्स क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पर वापस से ड्रॉ करते हैं ओवरी, और यहाँ पर है हमारे पास एंथर। पॉलन ग्रेन्स यहाँ से रिलीज हुए, जाके लैंड किया स्टिग्मा पर। मानते हैं यहाँ पर मल्टीपल पॉलन ग्रेन्स लैंड कर गए हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर पॉलिनेशन क्या होगा, जब स्टिग्मा पर लैंड किया तो स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। ओके, अब स्टिग्मा पर आकर लैंड हो चुका है, इसके बाद पॉलन ग्रेन्स को रिसीव किया जाएगा। रिसीव करने का काम कौन करता है, ओवरी। यहाँ से केमिकल इंटरैक्शन होगा जिससे पता चलेगा कि मेरे सेम स्पीशीज का अगर पॉलन आया है तो ही इसे जो फीमेल पार्ट है वो रिसीव करेगी। रिसीव करने का मतलब आगे के प्रोसेस चलेंगे। अगर स्पीशीज ही अलग है, ठीक है, एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर में चला गया, स्पीशीज अगर अलग है तो ये रिसीव नहीं किया जाएगा क्योंकि अलग स्पीशीज है। सेम है तो रिसीव किया जाएगा। रिसीव जब होगा तो यहाँ पर बनेंगे हमारे पास पॉलन ट्यूब। यहाँ पर धीरे धीरे पॉलन ट्यूब बनना शुरू होगा। पॉलन ट्यूब आउटग्रोथ होता है पॉलन ग्रेन्स से। ये एग्जाम्पल अगर है हमारे पास पॉलन ग्रेन्स, तो यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होना शुरू होता है जिनमें गैमीट्स यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर है गैमीट्स, तो गैमीट्स यहाँ पर ट्रांसफर होंगे। और यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास ओवरी। यह ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल में हमारे पास जो होते हैं इस वाले स्ट्रक्चर में हमारे पास यहाँ एग सेल होता है। ठीक है, दिस इज द, ये जो है हमारा एग सेल है। एग सेल क्या है हमारा, एग सेल जो है ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैरी किया हुआ है, दैट इज द फीमेल गैमेट। हो क्या रहा है यहाँ पर, हमारे पास जो पॉलन ट्यूब बन रहा है, ये पॉलन ट्यूब और एक्सटेंड होने वाला है, और ये पॉलन ट्यूब फाइनली एक्सटेंड होकर इस तरीके से पहुंचेगा फीमेल गैमेट के पास।
पॉलन ट्यूब एक्सटेंड होगा और फाइनली पहुंचेगा फीमेल गैमेट के पास। और क्योंकि पॉलन ट्यूब में हमारे पास मेल गैमेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो यहाँ पर साथ साथ में मेल गैमेट्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं ये पहुंचेगा एग सेल के पास, फीमेल गैमेट्स के पास। इनमें से एक फर्टिलाइज कर देगा एग सेल को। तो यहाँ पर इस फर्टिलाइजेशन से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो है जाइगोट। जाइगोट बनाएगा क्या हमारा, फाइनली यहाँ पर सीड का प्रोडक्शन होगा और सीड जब सॉइल में जाएगा तो हमारे पास एक न्यू प्लांट मिल जाएगा। दूसरा मेल गैमेट जो है इन दोनों सेल्स के साथ जाकर फ्यूज करेगा, जिसकी वजह से हमें मिलने वाला है एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, जाइगोट के बाद हमारा एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो जब फाइनली बन जाता है उसे हम कहते हैं सीड। तो एंडोस्पर्म क्या करेगा, न्यूट्रिशन, खाना पानी, ठीक है, जो भी खाने का है, फूड कह सकते हैं हम, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है किसे, ग्रोइंग एम्ब्रियो को। जाइगोट के बाद जो भी चीज़ें बनती हैं उनको हम कह रहे हैं एम्ब्रियो। जब तक उनका डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ से हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है एंडोस्पर्म से और फाइनली वो बन जाएगा सीड। और जब सीड सॉइल में हम सो करते हैं तो वहाँ पर हमें एक नया प्लांट मिल जाता है। तो ये हुआ एक रिप्रोडक्शन का पूरा साइकिल। अब प्लांट में तो सीड कहाँ होगा, फ्रूट में होगा। तो हमने सीड देख लिया, फ्रूट कहाँ है, ये जो ओवरी है, ये जो हमें ओवरी दिख रहा है, ये ओवरी ही बना देता है फ्रूट। और ये ओव्यूल जो है ये कन्वर्ट हो जाता है सीड में। तो आफ्टर रिप्रोडक्शन जब प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल ये है हमारा ओव्यूल एंड दिस इज आवर ओवरी। तो ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में, ओवरी जो होते हैं वो कन्वर्ट होता है फ्रूट में। जब हम फ्रूट खाएंगे, सीड फेंकते हैं, सीड सॉइल में गया, नया प्लांट आया, नए प्लांट में फिर एक फ्लावर लगेगा, फ्लावर से फिर यहाँ रिप्रोडक्शन होगा और ये साइकिल कंटिन्यू होगा। तो इस तरीके से हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा हमारे सीड के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो डाइकॉट सीड सिलेबस में है। डाइकॉट सीड मतलब दो कॉटिलिडन्स है इस तरीके से, ठीक है, दो कॉटिलिडन्स है। ये और ये दो पार्ट्स जो होते हैं ये कहलाते हैं कॉटिलिडन्स। ये है हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये पोर्शन है प्लूमूल कहलाता है, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर है। बाद में जाके ये शूट बनाएगा जब ग्रोथ होगा, और दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज रेडिकल, और ये बाद में जाकर रूट बनाएगा, ठीक है। तो ये जर्मिनेशन का प्रोसेस है, कैसे जर्मिनेशन होगा। नाउ कमिंग ऑन टू द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर हम आ जाते हैं। प्लांट्स का हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, हमें सबसे पहले देखना है, एक एक करके हमें देखना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी दो गैमेट्स बनेंगे, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट अलग अलग बनने वाला है। फाइनली फ्यूज होगा, फ्यूज होने के बाद हम क्या बोलेंगे, वहाँ जाइगोट बन रहा है, जाइगोट डेवलप होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा हमारे जैसे ही, ठीक है, ह्यूमन ही बनेगा। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने जब बात किया तो यहाँ पर हमें बात करना है मेल की, जो कि बनाता है मेल गैमेट विच इज कॉल्ड एज स्पर्म। और इसमें होते हैं कितने, 23 क्रोमोसोम्स। 23 क्रोमोसोम्स में हमारे पास 22 पेयर, 22 क्रोमोसोम्स जो होंगे वो नॉर्मल ऑटोसोम्स कहलाएंगे,
प्लस या तो x होगा या तो y होगा, दोनों में से कोई सा एक होगा। स्लैश लगा हुआ मतलब ईदर x और y। अब हम आ जाते हैं फीमेल्स पर। फीमेल्स में बनेंगे फीमेल गैमेट। गैमेट मतलब जिनमें क्रोमोसोम्स आधा होता है, ठीक है, जो बाद में मतलब फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन जिनका होता है उनको कहते हैं गैमेट। फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एग और ओवम, और इनमें भी होते हैं 23 क्रोमोसोम्स, और 23 क्रोमोसोम्स में 22 ऑटोसोम्स होंगे और एक एक्स क्रोमोसोम होगा। इनमें सिर्फ एक्स होता है, तभी हम बोलते हैं फीमेल जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक है। तो इनका जब क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा तो 22 प्लस एक्स। मेल्स जो होते हैं वो होते हैं 44 प्लस एक्स वाई। तो मेल्स में जब हाफ होगा तो 22 प्लस या तो x जाएगा या तो y जाएगा। बाद में जब इनका फ्यूजन होगा तो वापस से अगर x के साथ फ्यूज कर रहा है तो 22 प्लस ये x इस x के साथ फ्यूज किया, ओके, 44 प्लस x x, ठीक है, या तो फिर 44 प्लस एक्स वाई, ये बनाएगा फीमेल एंड ये बनाएगा मेल। आया समझ कैसे हो रहा है यहाँ पर फ्यूजन एंड रिप्रोडक्शन? ये कंप्लीट मतलब एक फ्लो चार्ट है। अब हम आ जाते हैं इंडिविजुअली मेल और फीमेल्स पर। तो मेल और फीमेल्स पर सबसे पहले हम इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले हम जानिए कि क्या बच्चा मतलब क्या जब जन्म होता है मेल या फीमेल चाइल्ड का तो वहाँ से ही रिप्रोडक्शन का इवेंट स्टार्ट हो जाता है या कुछ टाइम बाद होता है? तो फीमेल्स में अलग होता है, मेल्स में कुछ अलग चीज़ें होती है। अब क्या होता है, एक स्टेज आता है दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी यूजुअली हम कहते हैं 12 या टीनेज, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं टीनेज, 12 टू 18 या 16, ठीक है, 12 टू 18 ईयर्स ऑफ एज, प्यूबर्टी। इस प्यूबर्टी में क्या होता है, कुछ रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए कुछ चेंजेस होने लगते हैं बॉडी में, दोनों के, मेल के भी और फीमेल के भी। ऑल्दो फीमेल्स में जैसे ही फीमेल चाइल्ड का जन्म होता है वहाँ से ही उनके कुछ बॉडी में कुछ चीज़ें बनने लगती है, जैसे एग सेल जो होता है एक्चुअली में जब वो यूट्रस में होते हैं, जब डेवलप कर रहे होते हैं, फीमेल चाइल्ड का जब डेवलपमेंट हो रहा है वहीं से एग सेल बनने लग जाते हैं उनके। मेल में ऐसा नहीं होता, फीमेल जो है उनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक्टिव चल रहा है। एक्टिव चल रहा है मतलब एग सेल बन रहे हैं कंटिन्यूसली, जब वो यूट्रस में है उसी टाइम से, जब ग्रोथ जब बर्थ नहीं हुआ है तब से ही। बट मेल में ऐसा नहीं होता, मेल में इस टाइम पे होता है। बट प्यूबर्टी इज अ स्टेज जहाँ पर बॉडी में चेंजेस आने शुरू होते हैं, ठीक है। तो प्यूबर्टी हम किसको कहेंगे, जहाँ पर चेंजेस इन बॉडी शुरू होते हैं बोथ मेल एंड फीमेल में। अब मेल में कुछ अलग टाइप के चेंजेस होते हैं, फीमेल में कुछ अलग टाइप के चेंजेस होते हैं। और ये चेंजेस क्यों होते हैं? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव हॉर्मोन्स। ओके, रिस्पेक्टिव हॉर्मोन्स में अगर हम बात करें मेल्स की, तो मेल में जो हार्मोन है दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में जो हार्मोन्स है दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। फीमेल्स के पास दो हार्मोन्स हैं, ओके, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और मेल के पास सिर्फ एक ही हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। इन हार्मोन की वजह से बॉडी में चेंजेस आने शुरू होते हैं। कौन कौन से चेंजेस आते हैं? मेल में फेशियल हेयर्स आना शुरू होगा। मेल के जो चेंजेस है फेशियल हेयर्स, वॉइस में चेंज होगा, या फिर हम बोलते हैं क्रैक होने लगता है वॉइस, ओके, इनके जो वॉइस है वो क्रैक होने लग जाते हैं। और क्या चेंजेस आएंगे? बॉडी का शेप चेंज होता है जिसमें कि शोल्डर्स जो हो ब्रॉड होने लग जाते हैं,
शोल्डर्स ब्रॉड, मसल्स के ग्रोथ होने लगते हैं तो मसल ग्रोथ या मस्कुलर होने लगते हैं मेल, ठीक है, ये सारे चेंजेस होते हैं। अब हम आते हैं फीमेल्स में। फीमेल्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं फीमेल में? अच्छा, इनमें एक और डेवलपमेंट होता है, टेस्टिस डेवलप होने लगेंगे एंड पीनिस इनलार्जमेंट। ओके, फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स जो ब्लीडिंग होती है फीमेल को हर महीने फॉर 5 to 7 days। फीमेल्स में शोल्डर्स जो होते हैं नैरो होते हैं और इनमें जो हिप एरिया होता है वो ब्रॉडन होने लगता है, ठीक है। और दोनों में कॉमन एक चीज है एक्ने, एक्ने आने लगता है, दोनों में कॉमन है। इनमें फेशियल हेयर एंड एक्ने हम लिख सकते हैं, मेल में भी जैसे ही हार्मोन सिक्रीशन होगा एक्ने इज अ कॉमन प्रॉब्लम दोनों में, ओके। तो फीमेल में हमारे पास ये कुछ बॉडी में चेंजेस होते हैं, मेल में वो चेंजेस होते हैं। कॉमन चेंज क्या है? एक्ने आने लगेगा, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज टेस्टिस। तो टेस्टिस जो होता है दैट इज वन पेयर, कहाँ पर होता है? एब्डोमेन से नीचे, इन द पेल्विक एरिया हम कह सकते हैं, और वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में होता है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम, ओके, सैक लाइक स्ट्रक्चर। और ये आउटसाइड द बॉडी होता है, आउटसाइड द बॉडी। क्यों आउटसाइड द बॉडी होना जरूरी है? बिकॉज इट नीड्स लोअर टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अगर टेम्परेचर कम नहीं हुआ तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, इस वजह से वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम होना चाहिए। नॉर्मल हमारे 37 डिग्रीज होता है बॉडी का टेम्परेचर, उससे थोड़ा कम होना चाहिए, 2 to 2.5 डिग्रीज टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होता है? टेस्टिस में। तो टेस्टिस का फंक्शन क्या है? अगर हम बात करें फंक्शंस तो दो फंक्शन है, स्पर्म फॉर्मेशन एंड टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन, दैट इज अ मेल हार्मोन, ठीक है, ये बनाने का काम करता है। नाउ अब यहाँ पर जो गैमेट बनेगा, मेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड स्पर्म। इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एक ट्रायंगुलर सा हेड होता है, देन दिस इज मिडल पीस, और फिर फाइनली यहाँ पर हमारा टेल आता है। तो हेड जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ही हमारा ओवल शेप न्यूक्लियस होगा, ये मिडिल पीस है, यहाँ पर स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और ये टेल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो तैरने का काम आता है, फ्लैजेलाई लाइक मूवमेंट होता है, ठीक है, ये स्विमिंग में हेल्प करता है। सो दिस इज द हेड रीजन जिसमें न्यूक्लियस है, दिस इज द मिडिल पीस एंड दिस इज द टेल रीजन। और टेल क्या काम करता है? स्विमिंग, ओके। नाउ अब हम आ जाते हैं अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर देखने पर। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? देखो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में टेस्टिस है, टेस्टिस है, टेस्टिस से स्पर्म जब निकलेगा यहाँ पर क्या हो रहा है? स्पर्म
स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म जब निकल रहा है तो एक रूट के थ्रू होकर जाएगा आउटसाइड द बॉडी। ओके, तो उस रूट को हमको स्टडी करना है। तो टेस्टिस स्पर्म फॉर्मेशन जब होता है तो ये ट्रैवल करता है थ्रू वेरियस रूट्स, जिसमें फाइनली हमारा एंटर करेगा ये वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस जो होता है उससे ये जाएगा यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा में जाने के पहले यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास, जिनके सिक्रीशंस यहाँ पर ऐड होंगे। अब इन ग्लैंड्स में से एक हमें नाम याद रखना है, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है, सेमाइनल वेसिकल दो होते हैं, दैट इज इन पेयर। इनके जो सिक्रीशंस है ये स्पर्म में मिलेंगे, तो हम क्या बोल रहे हैं, सिक्रीशंस ऑफ सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस स्पर्म, जो हमारा स्पर्म आया, इनको हम मिला करके कहते हैं सीमेन। ठीक है, ये कहलाता है सीमेन। और जो स्पर्म है इनके जो सिक्रीशन हो गई, क्योंकि ये फ्लूइड मीडियम होता है तो इसमें ये तैरता है, स्विम करता है, ट्रैवल करने के लिए इजी होता है। ओके, अब इन सिक्रीशंस का काम क्या है, क्यों होते हैं, प्रोवाइड्स अ फ्लूइड मीडियम तो है ही, मेन इनका रीजन है फॉर न्यूट्रिशन। इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है जब तक ये जिंदा रहेंगे, इस वजह से यहाँ पर होता है हमारे पास सिक्रीशंस ऐड होते हैं। ठीक है, फाइनली आउटसाइड द बॉडी, अब ये जो वास डिफरेंस है इसे याद रखना है। वास डिफरेंस का रोल आएगा जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे, तो क्योंकि वास डिफरेंस को ही कट किया जाएगा जब हम सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ने वाले हैं, तो अगर वास डिफरेंस को कट करके टाइप किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है कि स्पर्म फॉर्म हुआ थ्रू मेनी रूट्स, इसमें आता है वासा इफरेंशिया, एपिडिडाइमस एंड देन वास डिफरेंस। फिर वास डिफरेंस से जब ये यूरेथ्रा की तरफ जाएगा तो यहाँ पर दो ग्लैंड्स के सिक्रीशंस मिलेंगे। उन सिक्रीशन का काम क्या है, मेन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ऑल्सो दे गिव अ फ्लूइड मीडियम ताकि स्पर्म उसमें स्विम करके आगे ट्रैवल कर सके। ओके, यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेथ्रा को जो होता है, यूरेथ्रा का बाहर का कवरिंग जो होता है वो होता है पेनिस, एंड देन आउटसाइड द बॉडी वो चला जाएगा। ओके, सो ये पूरा प्रोसेस है, कैसे स्पर्म बन रहा है, कहाँ बन रहा है, किन रीजंस की वजह से डेवलपमेंट हो रहा है, एंड देन फाइनली हमारा जो सीमेन होता है उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। जब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो ओवरीज होते हैं। जैसे हमने मेल में बात किया, वहाँ टेस्टिस था एक पेयर, तो यहाँ पर ओवरी भी होंगे वन पेयर। तो इनमें जो मेन ऑर्गन है दैट इज ओवरी। कितने होते हैं, वन पेयर। अब ओवरी का फंक्शन दो है यहाँ पर, एक ओवम या एग बनाना, नेक्स्ट फीमेल हार्मोन्स दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन फॉर्मेशन, ये भी सिक्रीशन। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन, ये मेन रोल है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज का। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे यूट्रस का। ओके, यूट्रस अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है यूट्रस का।
ओके, ये है यूट्रस एक, ये जो है ये और ये ऑर्गन्स जो है, दिस इज ओवरी। ओवरी में एग बनेगा, एग रिसीव किया जाएगा इधर ओविडक्ट में, इससे नाम दिया जाता है ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पर रिसीव होगा और इस तरीके से ये आगे ट्रैवल करके फाइनली आगे जाएगा। बट जब ये ट्रैवल कर रहा होगा तो इस पोर्शन पर ये जो एग आया हुआ है यहाँ पर आएगा स्पर्म। ओके, एग और स्पर्म, और इस जगह पर होगा फाइनली फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हमें बन रहा है, जाइगोट। जाइगोट में या तो हमारे पास 44 प्लस एक्स होने वाला है या तो 44 प्लस एक्स वाई होने वाला है, तो इधर मेल और फीमेल चाइल्ड। अब ये जो जाइगोट है ये आगे मूव करेगा, ठीक है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो जाइगोट जो है आगे मूव करेगा और फाइनली यहाँ पर आकर इम्प्लांट हो जाएगा। ओके, इम्प्लांटेशन मतलब जब हम बोलते हैं कि वो एम्बेडेड हो चुका है इन द यूटराइन टिश्यू, जो जाइगोट है वो एम्बेडेड हो चुका है इन द यूटराइन टिश्यू, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांट हो चुका है। अब जब इम्प्लांट हो चुका है तो वहाँ पर अब न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलने वाला है, तो न्यूट्रिशन के लिए एक और स्ट्रक्चर बनता है इन द यूट्रस, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। ठीक है, वो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन प्रोसेस हुआ, एंड देन इम्प्लांटेशन के बाद हमारे पास यहाँ पर हो रहा है प्लेसेंटा फॉर्मेशन। प्लेसेंटा फॉर्मेशन में क्या हम देखते हैं, प्लेसेंटा जो है वो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है। ये जो जाइगोट है ये मदर के टिश्यू में एम्बेडेड है, ठीक है, ऐसा अंदर धसा हुआ है, इस टाइप से कह सकते हैं। तो यहाँ पर मदर के टिश्यूज और जो जाइगोट है उसमें जो थोड़ा ग्रोथ होता है, वहाँ पर जो हमारे पास एम्ब्रियो सैक बनता है उनमें इस तरीके से इंटरडिजिटेशन होता है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनता है। और यहाँ पर हमारे पास ये हमारा ग्रोइंग एम्ब्रियो है, ठीक है, उसको मैंने इधर बनाया हुआ है। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारा एम्ब्रियो है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है ना, ये हमारा एम्ब्रियो है। ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड में से आर्टरीज और वेन्स जा रहे होते हैं कनेक्ट करने के लिए। एम्ब्रियो को ब्लड सप्लाई तो चाहिए, ब्लड के थ्रू ही तो ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट होगा, न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट होगा टुवर्ड्स द एम्ब्रियो, और वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड भेजा जाएगा अवे फ्रॉम एम्ब्रियो इनटू द मदर्स ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पर होंगे इनके एम्ब्रियो के वेन्स और आर्टरीज, ओके, ब्लड वेसल्स अम्बिलिकल कॉर्ड में इस जगह पर। अब इस जगह पर इनके वेन्स और आर्टरीज है, और ये है हमारा जो पिंक पोर्शन है वो कम्प्लीटली यूट्रस का पार्ट है, मतलब मदर का पार्ट है, और ये जो येलो पोर्शन है वो चाइल्ड का या एम्ब्रियो का या फीटस का पार्ट है। यहाँ पर कहीं बिल्कुल आसपास बिल्कुल इस तरीके से इंटरडिजिटेटेड होते हैं, लेकिन कहीं पर भी इसका ब्लड इसमें और इसका ब्लड इसमें नहीं आता है। मदर का ब्लड और चाइल्ड का ब्लड जो फीटस है कभी भी मिक्स नहीं होता है, बिल्कुल आसपास रहता है पर मिक्स नहीं होगा। यहाँ पर मदर के टिश्यूज जो हैं इनमें यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं, मदर वाले, ओके, मदर वाले ब्लड वेसल्स हैं, और यहाँ पर चाइल्ड के ब्लड वेसल्स हैं इस तरीके से पूरे में, ये इस तरीके से नेटवर्क है, बिल्कुल आसपास है। तो यहाँ थ्रू डिफ्यूजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन जाएगा टुवर्ड्स द चाइल्ड या फीटस, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल जाएगा टुवर्ड्स मदर। और उसके बाद क्योंकि मदर के पास अपना पूरा सिस्टम है एक्सक्रीशन का, रेस्पिरेशन का, तो वहाँ से फिर वो एलिमिनेट हो जाता है।
समझ में आया प्लेसेंटा का फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि हम जितने भी न्यूट्रिशन है और गैसेस हैं उनका एक्सचेंज कर सके। तो इसीलिए प्लेसेंटा, इसको एनसीईआरटी ने कहा है डिस्क शेप स्ट्रक्चर, डिस्क शेप स्ट्रक्चर सराउंडिंग द यूट्रस। तो ऑल्दो ये इंटरडिजिटेटेड है, बट हमने क्या बोला, यहाँ पर पूरे में यूट्राइन टिश्यू और ये एक छोटा सा पार्ट हमने दिखाया, तो ऐसा लग रहा है ये एक एम्ब्रियो है, ये एक एम्ब्रियो है, इसको इस तरीके से पूरा सराउंड किया हुआ एक डिस्क जैसा, ये पूरा सराउंडेड है इस तरीके से, कवर्ड है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए बोला गया है कि वो डिस्क जैसा पूरा सराउंड करता है, बट एट द सेम टाइम बिल्कुल आसपास होते हैं, इसलिए एक और वर्ड यूज किया जाता है दैट इज इंटरडिजिटेटेड। इंटरडिजिटेटेड मतलब इस तरीके से अरेंजमेंट होना, ये मदर का टिश्यू, ये फीटस का टिश्यू बिल्कुल आसपास होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फाइनली प्लेसेंटा फॉर्मेशन हुआ, डेवलपमेंट हो रहा है, एंड डेवलपमेंट के बाद फाइनली क्या होगा, पार्चुरेशन। तो प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो चुका है, इसके बाद होगा डेवलपमेंट एंड देन फाइनली पार्चुरेशन। इसे हम इस साइड लिख देते हैं, ओके। जाइगोट बना है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन, प्लेसेंटा के बाद होगा डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, एंड जो बर्थ होता है, चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। अब हम आते हैं पार्चुरेशन पर। दैट इज चाइल्ड बर्थ। तो जो पार्चुरेशन होता है वो एक मैकेनिज्म होता है जिसमें हॉर्मोन्स भी चाहिए और नर्वस सिस्टम का भी काम चाहिए, तो इसे हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म या न्यूरल एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब न्यूरल एंडोक्राइन मैकेनिज्म मतलब न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है, और एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है, तो यहाँ पर भी इन्वॉल्व है। तो होता क्या है, जब भी डेवलपमेंट हो जाता है तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस जो होगा, जब फीटस का डेवलपमेंट हो गया तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस से एक सिग्नल जाएगा टुवर्ड्स किधर, मदर, सिग्नल टुवर्ड्स मदर। कैसे सिग्नल जाएगा, थ्रू केमिकल, आसपास है ना, डिफ्यूजन होगा, एक केमिकल रिलीज किया जाएगा, मदर के ब्लड में केमिकल जाएगा, वो फिर वहाँ पर रिसेप्टर्स होंगे, रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे मैसेज की, ठीक है यहाँ पर डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है, अब चाइल्ड बर्थ का टाइम है, तो यहाँ पर जो सिग्नल जाता है मदर से, फिर यहाँ पर सिक्रीशन होगा मदर के बॉडी में, सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है, हार्मोन है। जब ये सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन होने वाला है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और ये फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव मतलब जिसको अगर कुछ अच्छा कर रहा है उसको थोड़ा और मोटिवेट करो, वो और अच्छा करेगा, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, ब्लड के थ्रू आया, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा यूट्रस के मसल्स में, और वहाँ पर एक पॉजिटिव फीडबैक जाएगा। जब पॉजिटिव फीडबैक आया तो और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते जाता है, तो आफ्टर अ टाइम जब कॉन्ट्रैक्शन सफिशिएंट अमाउंट में हो जाता है, तो फाइनली यहाँ पर हम बोलते हैं डिलीवरी हो गया है या फिर पार्चुरेशन हो गया। पार्चुरेशन या फिर चाइल्ड बर्थ फाइनली हो जाता है, ओके। सो हो कैसे रहा है, ड्यू टू ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है कंस्ट्रिक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है यूट्रस के टिश्यूज को, मसल्स को, ओके, जिस वजह से हो रहा है फाइनली पार्चुरेशन। अब ये तो हमने बात की अगर एग फर्टिलाइज हो चुका है तो, ठीक है, एग फर्टिलाइज हो गया है तो ऐसा ऐसा डेवलपमेंट होने वाला है, जाइगोट फॉर्म होगा, वहाँ से फिर इम्प्लांटेशन होगा, प्लेसेंटा फॉर्म होगा, डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया तो फिर उसके बाद फाइनली एक न्यूरल एंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू एक सिग्नल जाएगा मदर को, मदर से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और वहाँ पर यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंड देन फाइनली चाइल्ड बर्थ, अगर एग फर्टिलाइज हुआ है तो। नाउ
इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, उस केस में क्या होता है? इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, तो हमने क्या बात किया था, कहाँ से ट्रैवल हो रहा है? ओविडक्ट से ट्रैवल हो रहा है। एग फर्टिलाइज नहीं किया है तो आफ्टर अ टाइम वो तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। साथ में हमने जो यूट्रस यहाँ पर बनाया था, यहाँ पर जो हमने यूट्रस बनाया था, उस यूट्रस में कुछ ब्लड वेसल्स, यहाँ पर एक नेटवर्क बना था ब्लड वेसल्स का, ठीक है, पूरे यूट्रस में इस तरीके से पूरे में एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स बना था एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम जैसे यूट्रस ये बॉडी है, इसमें बहुत सारे लेयर्स है, तो जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो ये है ब्लड वेसल्स इन एंडोमेट्रियम लाइनिंग। एंडोमेट्रियम यूट्रस के सबसे अंदर वाले लेयर को कहते हैं। तो वहाँ पर ब्लड वेसल का एक पूरा नेटवर्क, जाली बन गया था, या फिर हम कह सकते हैं कुशन टाइप बन गया था। क्यों बना ये? क्योंकि हमें तैयारी करनी है ना, जैसे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो अगर यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो रहा है तो ब्लड वेसल्स तो चाहिए, तो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क आसपास तो चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर एक तैयारी चल रही थी कि एग फर्टिलाइज हो गया तो हम पूरी तैयारी करके रखते हैं। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो इसका तो कोई काम नहीं है, फिर इसे भी हटाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, किस कंडीशन में नहीं होगा? स्पर्म नहीं आया है या तो ड्यू टू एनी कंडीशंस एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ पर ये यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है जिसमें ब्लड वेसल्स है, ये टूटना शुरू होगा। और जब ये टूटेगा, जब ये शेड होगा, तो यहाँ से ब्लड रिलीज होगा। और इसके पास एग्जिट रूट क्या है? एग्जिट रूट इस साइड से नहीं है, इस साइड से ये कहीं जा नहीं सकता। तो एग्जिट रूट ये है कि ये पोर्शन जो होता है विजाइना होता है। ओके, दिस पोर्शन इज विजाइना, और ये विजाइना के थ्रू ब्लड बाहर आएगा। दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर हम कॉमन टर्म में पीरियड्स कहते हैं। जो फीमेल में ब्लीडिंग होती है फॉर 5 to 7 डेज, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूटी है और ये वजाइना के थ्रू बाहर आ रही है, ठीक है। और ये बना क्यों था? क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, हमने तैयारी करके रखी थी, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। कैसे नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा? प्लेसेंटा, ठीक है, ब्लड जरूरी है ना, ब्लड वेसल्स। सो इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, सो उस कंडीशन में क्या होने वाला है? द endometrium lining which has blood vessels will break, और क्योंकि ये ब्रेक होगा तो the blood will come out of through vagina, and this is referred to as menstruation, ठीक है। menstruation इस चीज को कहते हैं। अब ये क्योंकि एक साइकिल में चलता है, कैसे साइक्लिक कैसे हुआ? मेंस्ट्रुएशन हुआ, जैसे मेंस्ट्रुएशन हो गया, क्यों? हमें पता चल गया फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फिर से एग बनेगा। हर महीने ये साइकिल चलता है, फिर से एग बनने वाला है, फिर से एग बनेगा, एग बना, अगले महीने कुछ दिन बाद ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन मतलब रिलीज हुआ एग, यहाँ से यहाँ पर आया है। यहाँ पर अगर मान लेते फर्टिलाइजेशन हो गया, तब तो ये तो तैयारी ऑलरेडी है, फिर से हमने तैयारी की, फिर से हमने यहाँ पर ब्लड वेसल्स का नेटवर्क बनाया है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, ये प्रोसेसेस होंगे। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, देन अगेन ये तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा एग, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये अगेन टूटेगा, फिर से टूटेगा, फिर से ब्लड रिलीज होगा थ्रू वजाइना, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। फिर मेंस्ट्रुएशन हो चुका, फिर से अगले महीने फिर एग बनेगा, फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फिर तो क्योंकि ये एक साइकिल की तरह रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो ये प्रोसेस मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। और जो साइक्लिक रिपीटेशंस होता है या साइक्लिक मेथड या साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक चेंज ऑफ इवेंट्स, in which egg is not fertilized and endometrium lining sheds मतलब टूटना,
is called as the menstrual cycle, और इसका ड्यूरेशन जो होता है यूजुअली 28 डेज का होता है यूजुअली। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन जो होता है मानते हैं 3 to 5 डेज चलता है। मेंस्ट्रुएशन हम कहेंगे जब तक ब्लड रिलीज हो रहा है, ठीक है, जब तक पीरियड्स चल रहे हैं उसे हम कहेंगे मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। 3 to 5 डेज नॉर्मली होता है। उसके बाद फिर ओवम बनेगा, फिर एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनेगी, और ये प्रोसेस जो चलता है हर 28 डेज पर रिपीट होता है। मतलब 28 डेज हुआ, फिर अगले 28 डेज पर एंड ऑन एन एवरेज, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन फीमेल, ऑन एन एवरेज फिर ये 28 डेज पर, फिर अगर फर्टिलाइजेशन है फिर ये चलेगा, फिर मेंस्ट्रुएशन होगा। सो दिस प्रोसेस गोज ऑन। ओके, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है उस केस में क्या हमें मिलेगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस केस में क्या होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, छोटा सा एक पोर्शन है। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम तो जानते हैं एक नॉर्मल हेल्थ होता है जिसमें हम सब फिट है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, सब तरीके से हम एकदम फुल हेल्दी अपना डे टू डे काम इजीली कर पा रहे हैं। एक होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ जहाँ पर हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ सही से चल रहा है हमारा। जैसे अभी के टाइम पे गर्ल्स में एक बहुत प्रॉब्लम है पीसीओडी पीसीओएस का, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। वहाँ पर एक रिप्रोडक्टिव डिजीज हो जाता है, मतलब रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ऑर्गन्स में कुछ गड़बड़ी हो जाती है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अब ये क्यों हो रहा है, वहाँ पर ओवरीज में या तो ओवरीज जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे, प्रॉपर अमाउंट में हॉर्मोन्स नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, इन रीजंस की वजह से होते हैं, और भी बहुत रीजन, मल्टीपल रीजंस होते हैं। सो ये एक एग्जाम्पल है कि अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ गड़बड़ हुआ तो हमें किस तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है इनमें हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स अगर हम डील कर रहे हैं तो वहाँ हम कुछ डिजीजेस भी डील करेंगे। डिजीजेस यहाँ पर भी इधर वायरस और बैक्टीरिया की वजह से हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर डिजीजेस की, तो डिजीजेस अगर हम बैक्टीरियल डिजीज की बात करें, और एक हो जाता है हमारे पास वायरल डिजीज। बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया अगर ये डिजीज कॉज हो रहा है, जैसे कि सिफिलिस, ठीक है, गोनोरिया, अगर वायरस की वजह से हो रहा है जैसे HIV या वॉर्ट्स, ठीक है, ये सारे अगर डिजीजेस हो रहे हैं तो हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले, रिप्रोडक्टिव पोर्शंस को हमारे इफेक्ट कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर कहेंगे कुछ हमारा रिप्रोडक्शन हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। अब ये होता क्यों है, ये मोस्टली इनको हम कहते हैं सेक्सुअली कॉन्टैक्टेड डिजीजेस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ओके, ये ड्यूरिंग इंटरकोर्स ये यूजुअली ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें एक और चीज डील करनी है, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमें पढ़ना है। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्यों यूज किए जाते हैं, क्या होते हैं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में हम यूजुअली 4 मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं अगर कभी अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती है तो उनको अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसीज। और कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं जो कि STDs को भी अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पर
4 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। एक हो गया बैरियर, या फिर हम बोल सकते हैं मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर मतलब हम एक बैरियर क्रिएट कर दे रहे हैं, और बैरियर ऐसे क्रिएट करना है ताकि हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज ना हो पाए। तो बैरियर मेथड के लिए हम यूज करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स में होते हैं कॉन्डम्स। ये मेल के भी आ सकते हैं और फीमेल्स के भी आते हैं। तो इससे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट हो रहा है तो स्पर्म और ओवम जो है वो कांटेक्ट में आ नहीं रहे हैं, इस रीजन की वजह से, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सीमेन जो है ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एसटीडीज को भी ये प्रिवेंट करते हैं। तो ये तो एक तो काम है ही, ये अनवांटेड प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करेंगे। they prevent unwanted pregnancies, they also prevent the STDs या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है दैट इज ओरल पिल्स। ओरल पिल्स जो होते हैं वो कुछ मंथली भी होते हैं, कुछ डेली पिल्स भी होते हैं, कुछ वीकली पिल्स भी होते हैं, मतलब पूरे मंथ खाने हैं या तो फिर वीक में एक बार खाना है। जैसे एक गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है फॉर अ पिल दैट इज कॉल्ड एज सहेली। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो वो गवर्नमेंट के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जाता है। ठीक है, ओरल पिल्स क्या करेंगे, पिल्स हार्मोन लेवल को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर दे डिस्टरप्ट, दे चेंज द हार्मोन लेवल ऑफ द बॉडी, चेंज इन हॉर्मोन्स। ठीक है, तो ये क्योंकि हार्मोनल लेवल को चेंज कर रहे हैं, तो ये भी ऐसा नहीं कि हमेशा सेफ होते हैं, इनमें भी कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे। साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, क्योंकि ये हार्मोन को ऊपर नीचे कर रहे हैं, इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है हार्मोन्स में, तो वहाँ पर भी साइड इफेक्ट्स आते हैं। एक्ने हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, नॉशियस फीलिंग हो सकती है। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन, जैसे एक जो सहेली है दैट इज़ अ वेरी सेफ पिल, ये CDRI लखनऊ जो है हमारे यहाँ पर उन्हीं के थ्रू बनाया गया, उन्होंने ही बनाया है, तो ये मोस्टली कंसिडर सेफ कंसिडर किया जाता है। बहुत कम साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट स्टिल साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस है क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं बॉडी में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, अब इंट्रा यूट्राइन जो डिवाइसेस होते हैं उनको यूट्रस में हम ऐड करते हैं, यूट्रस में उनको लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द यूट्रस। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस में एक एग्जाम्पल है कॉपर टी का। ये टी शेप्ड इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर एक पतला सा इस तरीके से धागा होता है। ओके, अब ये कॉपर टी जो होता है बहुत फेमस है कॉपर टी। यह क्या करेंगे, ये कॉपर आयंस रिलीज करते हैं। जो कॉपर आयंस है वो स्पर्म का मोटिलिटी को स्लो कर देंगे या स्पर्म को किल करेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को मिलने नहीं दे रहे हैं टू अवॉइड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नाउ लास्ट है हमारे पास सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड्स में यहाँ पर भी मेल और फीमेल के लिए अलग अलग सर्जिकल मेथड्स हैं। मेल के लिए जो सर्जिकल मेथड होता है उसे हम नाम देते हैं वैसेक्टोमी, और इस वैसेक्टोमी में हम क्या कर रहे हैं, हम वास डिफरेंस जो था उसे कट करके टाई कर रहे हैं। तो वी कट एंड टाई वास डिफरेंस। ठीक है, ऐसा नहीं कट करके हटा देना है, कट करके बस टाई कर देना है हमें। उससे क्या होगा, अगर हम कट करके टाई कर दे रहे हैं तो वहाँ पर स्पर्म का जो ट्रांसपोर्ट रूट है वो ब्लॉक हो जा रहा है। ओके, स्पर्म आगे ट्रैवल नहीं करेगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है फिर तो मैम हार्मोन्स भी ट्रैवल नहीं करेंगे? नहीं, हार्मोन्स ब्लड के थ्रू जाते हैं, तो ब्लड का नेटवर्क होगा टेस्टिस के आसपास, तो वहाँ से जब हार्मोन सिक्रीट होंगे तो वो ब्लड में जाएंगे और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में फैलेंगे। तो कोई हार्मोनल इम्बैलेंस यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, बॉडी नॉर्मली काम कर रही है, बस स्पर्म वहाँ पर जो है वो आगे ट्रैवल नहीं करेंगे और कुछ टाइम बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, अब फीमेल में अगर हम बात करते हैं सर्जिकल मेथड जो होता है फीमेल में, दैट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी, और यहाँ पर हम
कट एंड टाई करते हैं फेलोपियन ट्यूब को। फेलोपियन ट्यूब या फिर जो हम बोलते हैं ओविडक्ट, उसे हम कट करके टाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये पोर्शन को हमने कट कर दिया और इसके बाद हम इसे टाई कर देंगे। तो ओवम यहाँ से रिलीज तो होगा बट आगे ट्रांसमिट ही नहीं होगा। जब आगे ट्रांसफर होगा नहीं तो स्पर्म आ भी गया तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, यही हम करते हैं। अगेन ओवरी क्या करेंगे, हार्मोन्स रिलीज करेंगे। हार्मोन्स तो ओवरी के आसपास ब्लड नेटवर्क होगा, वहाँ से ट्रैवल हो जाएगा। तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हार्मोन्स इस साइड से, वैसे भी हार्मोन्स इस साइड से ट्रांसफर नहीं होने वाले। हार्मोन्स ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। ओके, तो सर्जिकल मेथड, और सर्जिकल मेथड जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। एक बार सर्जरी करा ली फिर इसको हम, क्योंकि हमने कट कर दिया एक पोर्शन, तो वहाँ से हमने एक पार्ट को ब्लॉक कर दिया बिल्कुल, तो वहाँ पर हमने स्पेस नहीं छोड़ा। ये इरिवर्सिबल होता है लेकिन सबसे सेफ मेथड माना जाता है। और फेलियर ऑफ चांसेस कम होता है क्योंकि यहाँ पर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, एक प्रॉब्लम को हमें एड्रेस करना है, दैट इज फीमेल फिटिसाइड। फीमेल फिटिसाइड मतलब अगर पहले ज़माने में जब भी पता चल जाता था कि देयर इज अ गर्ल चाइल्ड तो उसे मार दिया जाता था। सो उस चीज़ को हम कहते हैं फीमेल फिटिसाइड। और ये कैसे पता चलता है कि गर्ल चाइल्ड है या फिर बॉय चाइल्ड है, ये पता चलता है एमनियोसेंटेसिस से। जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये फीटस है। अभी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के टाइम हमें पता चल चुका है एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा, डिसाइड हो गया। आगे इम्प्लांटेशन हो रहा है। जब हमने ये बात किया, यहाँ पर ये हमने पार्ट जो बनाया, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ फ्लूइड्स होते हैं। इनमें एम्ब्रियो का कवरिंग होता है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है, यहाँ पर फ्लूइड्स होते हैं इनके अंदर। ओके, इस सही। ओके, यहाँ पर फ्लूइड्स होते हैं। इन फ्लूइड्स में इनके स्टेम सेल्स होते हैं। तो जो इनके स्टेम सेल्स हैं, क्योंकि ये एम्ब्रियो के सेल्स हैं, तो वहाँ पर भी एक्स एक्स या एक्स वाई तो होगा। इस फ्लूइड को निकाला जाता है और इस फ्लूइड से टेस्ट कराया जाता है कि ईदर गर्ल चाइल्ड है, मतलब फीमेल है, और मेल है। तो अगर ये पता चल जाए तो उस केस में क्या कराया जाता था, फीमेल फिटिसाइड, मतलब फीमेल्स को, फीमेल जो चाइल्ड होती थी, गर्ल चाइल्ड, उसे मार दिया जाता था। इसे कहते हैं फीमेल फिटिसाइड। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, इज नाउ बैंड। तो अब एमनियोसेंटेसिस तो अलाउड है। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, जो हम एमनियन से, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियन इज अ लेयर जो कि एम्ब्रियो के अराउंड होता है, वहाँ पर एक फ्लूइड होता है, उनसे हम निकालते हैं, एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। अब ये ज़रूरी भी क्यों है फ्लूइड निकाल के चेक करना, क्योंकि अगर किसी बच्चे को जेनेटिक डिजीज़ हो और उसे टाइम पे पता चल जाए तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज जेनेटिक डिजीज़ जो होता है वो पूरी लाइफ टाइम एक टॉर्चर की तरह होता है। तो अगर उसे हम ट्रीट कर सके तो इस वजह से कई बार चेक कराया जाता है। बट इसमें ये भी एक डाउट रहता है कि अगर पता चल जाए तो कई बार लोग फीमेल चाइल्ड को किल करते हैं, तो इस वजह से इंडिया में ये बैंड है। ओके, नेक्स्ट हमें दो और टॉपिक पढ़ने हैं, दैट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। नाउ बर्थ रेट को हम डिफाइन करते हैं कि एक साल में अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो पर ईयर आउट ऑफ टोटल 1000 इंडिविजुअल्स कितने इंडिविजुअल और बढ़े हैं। जैसे अगर ओरिजिनली हमारे पास 1000 इंडिविजुअल्स थे, ठीक है, इस साल में, अब आउट ऑफ 1000 अगर अगले साल हमारे पास दो और इंडिविजुअल ऐड होते हैं तो हम क्या बोलेंगे, दो न्यू बर्थ हुए हैं। तो दो न्यू बर्थ हुए, ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या था 1000 और पर ईयर, तो 2 पर 1000 पर ईयर, ये हम बर्थ रेट बताएंगे। ठीक है, अगर इसी तरीके से डेथ रेट की हम बात करते हैं तो ओरिजिनली हमारे पास 1000 पीपल थे इस साल, अगर अगले साल हमारे पास 5 या कम हो गए, 5 लोगों की डेथ हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, डेथ रेट 5 पर 1000 पर ईयर, पर 1000 इंडिविजुअल। तो हम पर 1000 पे निकालते हैं बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी। ओके, और बर्थ रेट और डेथ रेट इन अ नॉर्मल पॉपुलेशन, अगर हेल्दी सोसाइटी है तो वहाँ पर ऑन एवरेज बर्थ रेट इक्वल्स टू डेथ रेट होना चाहिए। अगर ग्रोइंग पॉपुलेशन की हम बात करें तो वहाँ पर बर्थ रेट जो हमारा एक्सीड हो जाता है डेथ रेट को, और अगर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हो तो डेथ रेट इज मोर दैन द बर्थ रेट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर ये चैप्टर, और यहाँ पर ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास,
जैसे PYQs में ये 2024 के ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज अ मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मल्टीपल फिजन हमने पढ़ा था प्लाज्मोडियम में, जो मलेरिया कॉज करता है, तो ये वाला होगा हमारा आंसर। ठीक है, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है। नेक्स्ट, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस एंड लेबल द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो एक हमें रिप्रोडक्टिव पार्ट भी करना है, एक नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी लेबल करना है। ठीक है, ये दो पार्ट्स है। Why does rhizopus not multiply on dry bread? अब इसका एग्जाम्पल हमने यहीं पर बताया हुआ है। ये जो हमारा राइजोपस है, ये राइजोपस का हमने डायग्राम बनाया है। ये हमारा हाइफे हो गया। हाइफे इज द नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अगर हम नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट लेबल करेंगे तो दिस इज नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो ये वाला है, दिस इज आवर रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या बोला है कि हमें जर्मिनेशन के लिए चाहिए वाटर और सूटेबल टेम्परेचर, मतलब ह्यूमिडिटी। तो ड्राई प्लेस में हमारे पास हो सकता है टेम्परेचर हाई है, पर ड्राई है अगर तो मॉइस्चर नहीं होगा, जबकि फंगस को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए। तो हमारा आंसर ये होगा कि ड्राई प्लेस में इसलिए नहीं ग्रो कर सकता है क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। हाइड्रा में हमने पढ़ा था बडिंग। बडिंग जो प्रोसेस होता है उसमें एक बड बन रहा होता है, ये हमने पढ़ा था हाइड्रा, और हाइड्रा के ये थे टेंटिकल्स, यहाँ से एक बड निकल रहा था और फाइनली जाकर ये बड का एनलार्जमेंट होता है और हमारे पास एक नया हाइड्रा बन के यहाँ पर तैयार होता है। सो दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड एज बडिंग। ठीक है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। Name 3 techniques या devices used by human females to avoid pregnancies. Name the side effects caused by each. तो हमने यहाँ पर जब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ा हुआ है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में ये हमारे 3 डिवाइसेस या टेक्निक्स है, 4 दिए हुए, इनमें से हम कोई सा भी 3 लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। इधर बैरियर मेथड, ओरल और इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, या फिर सर्जिकल। किसमें साइड इफेक्ट्स है, तो इनमें और इनमें साइड इफेक्ट्स होते हैं, इनमें और इनमें साइड इफेक्ट्स नहीं होते। साइड इफेक्ट क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज कर रहे हैं बॉडी में, सो ये हमारा साइड इफेक्ट है, हार्मोनल इम्बैलेंस। और यहाँ पर भी हमारे बॉडी में यहाँ पर भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो इनके भी साइड इफेक्ट्स में हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? यहाँ पर कॉपर आयंस रिलीज हो रहे हैं, तो कॉपर आयंस कुछ ना कुछ इफेक्ट्स कॉज करेंगे, तो इस वजह से इन दोनों चीज़ों में साइड इफेक्ट्स होंगे। यहाँ पर सर्जिकल मेथड है, यहाँ पर कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, हमने यहाँ पर बॉडी में कुछ भी एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ों को चेंज नहीं किया है। ठीक है, What will happen if in a human female fertilization takes place? तो जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, तो इवेंट्स हमने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है तो हमारे पास बनेगा जाइगोट, जाइगोट की होगा इम्प्लांटेशन, जाइगोट का होगा इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद हमने बनाया था प्लेसेंटा। ओके, इम्प्लांटेशन मतलब एम्बेडेड हो जा रहा है वो यूट्राइन टिश्यू में, इम्प्लांटेशन के बाद बन रहा है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बाद जब भी फुल्ली डेवलप्ड फीटस से एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू मैसेज जाएगा टुवर्ड्स मदर, तो वहां पर होगा पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ। ओके, आफ्टर 9 मंथ्स जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो ऑक्सीटोसिन के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जिसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड देन फाइनली चाइल्ड बर्थ। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है देन मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला इवेंट होगा। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल इवेंट होगा जिसमें होने वाला है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन को हमने डिफाइन किया था व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, तो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वो शेड होती है एंड विच इज फॉर 3 to 5 days, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाउ इज स्पर्म जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम एग और ओवा? तो हमने जब बात किया था कि दोनों गैमेट्स है, ये भी हमारे पास जो है वो गैमेट है,
और एग और ओवा जो है ये भी हमारे पास गैमेट है। तो एक सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों ही मियोसिस से बने हैं और दोनों में ही हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे ईच पेरेंट के। बट डिफरेंस यहाँ पर हमें पूछा है, तो डिफरेंस क्या होगा कि मेल में जो स्पर्म होता है उसमें 22 प्लस इधर एक्स होने वाला है और 22 प्लस वाई होने वाला है। बट जो फीमेल गैमेट होता है उसमें सिर्फ 22 प्लस एक्स ही होगा। ठीक है, ये एक जेनेटिक डिफरेंस है। जेनेटिक डिफरेंस मतलब जीन से रिलेटेड क्या डिफरेंस है, तो जीन से रिलेटेड यही है, यहाँ पर वाई हो सकता है क्रोमोसोम, बट इनमें वाई कभी नहीं हो सकता है। सो इसका आंसर यही होने वाला है कि जेनेटिक डिफरेंस इज कि हमारे पास जब गैमेट बनेगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, 50% पॉसिबिलिटी कि हमारे पास वाई क्रोमोसोम होगा, बट देयर इज नो चांस कि एग में वाई क्रोमोसोम हो। ओके, सो दिस इज ऑल। हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है विद सम क्वेश्चंस, एंड ऑल द बेस्ट एंड पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।